सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है आप सभी स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे BHU JNU बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चल रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन के साथ जो है वो ये चैनल डेडिकेटेड रहेगा और खड़ा रहेगा। आप सभी स्टूडेंट्स की जितनी हेल्प हो सकेगी ये स्टडी ड्यू चैनल वो करने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक बात इम्पॉर्टेंट, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो बात करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के ऊपर कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में जो है वो आपको कौन कौन से टॉपिक्स कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें पता होना। और इसके साथ साथ में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट को वाकई में अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। वीडियो इज़ गोइंग वेरी अमेजिंग, एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखो, आपकी दो किताबें हैं 12th क्लास के अंदर। एक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, पहली पुस्तक है, और कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड जो सेकंड है वो समकालीन विश्व राजनीति है, ठीक है। और इसके साथ मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न पत्र हुआ है यानी कि आपने जो पॉलिटिकल साइंस का डोमेन चूज किया है इसके अंदर जो है वो 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसको आप में से आप सभी स्टूडेंट्स को 40 प्रश्न को ही हल करना है, यानी कि 10 आपके लिए ऑप्शनल होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें पता होना। सबसे पहले हम यूनिट वाइज सारे टॉपिक्स को देखते हुए चलेंगे और सब टॉपिक्स जो भी होंगे इसके सारे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो, आपके सिलेबस में जो सबसे पहला टॉपिक है एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसमें प्रथम 3 आम चुनाव आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो पूरा प्रभुत्व स्थापित होता है वो किस तरीके से होता है, इंदिरा गांधी जो है वो किस तरीके से अपना प्रभुत्व स्थापित करती है इस चीज़ को लेकर, एक दल के प्रभुत्व को, ठीक है। राज्य स्तर पर जो है वो असमान प्रभुत्व किस तरीके से दिखता है एक राज्य के स्तर पर, फिर कांग्रेस के गठबंधन की प्रकृति क्या रहती है, और प्रमुख जो विपक्षी दल उस समय के होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती है। दूसरा टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की एवं इसकी समस्याएं। जो राष्ट्र निर्माण का जो एकीकरण है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती है। राष्ट्र निर्माण के लिए नेहरू का दृष्टिकोण क्या था, विभाजन का जो समय था उसमें क्या क्या विरासत दी गई थी, शरणार्थियों के पुनर्वास की जो चुनौतियां हैं वो किस तरीके से थी, कश्मीर मुद्दा हम लोगों को वहाँ पर सबसे बड़ा जो देखना है कि किस तरीके से उसका एकीकरण किया गया था। राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन भी देखेंगे। भाषा को लेकर जो राजनीतिक संघर्ष रहे थे, बहुत तगड़े संघर्ष चल रहे थे साउथ के इलाकों में, तो उसको भी देखना है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तीसरे पे आते हैं नियोजित विकास की राजनीति, ठीक है। 5 वर्षीय योजना है जिसमें 5 वर्ष की पूरी योजना का कार्यकाल आएगा। राज्य क्षेत्र का आएगा, क्षेत्र का विस्तार किस तरीके से होता है, नए नए आर्थिक हितों का उदय यहाँ पर होता है, नए नए आर्थिक व्यवस्थाएँ, 5 वर्षीय योजनाएँ, और देश के जितने भी अहम मुद्दे होते हैं उनको दिखाया जाता है, जो है वो पटल पर रखा जाता है ताकि जो है वो उसको सुधार किया जा सके, ठीक है। इसके साथ साथ में अकाल जो पड़ता है, फिर 5 वर्षीय योजना को निलंबन किया जाता है, फिर हरित क्रांति और उसके राजनीतिक क्या परिणाम रहते हैं उसको देखना है। भारत के विदेशी संबंध, अब नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है भारत के विदेश इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसमें नेहरू की विदेश नीति बहुत ज़रूरी है। 1962 का भारत चीन युद्ध, 65 और 71 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध है वो, फिर भारत का परमाणु कार्यक्रम, और विश्व में बदलते हुए जो गठबंधन हम लोगों ने देखे हैं किस तरीके से गठबंधन का युग चलता है। आई होप कि आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जब मैं ये बताता हूँ तो। वैसे अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। आपके लिए जितनी हेल्प हो सकेगी मेरी तरफ से मैं पूरी तरीके से कोशिश करने की 100% ट्राई करूँगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए जो है वो आपको यहाँ पर रेगुलरली सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कांग्रेस प्रणाली, ठीक है। उसके अंदर जो चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना जो होती है कांग्रेस के विभाजन हो जाते हैं, आपको पता होगा। नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी का क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कौन बनेगा, फिर गैर कांग्रेसवाद, 1967 का चुनावी उलटफेर किस तरीके से रहता है, कांग्रेस का विभाजन, पुनर्गठन, 1971 के चुनाव में कांग्रेस की जीत किस तरीके से होती है, फिर गरीबी हटाओ का नारा जब इंदिरा गांधी आती है तो उस बीच में विपरीत में जो दिया जाता है गरीबी हटाओ, और जो विपक्षी नारा देती है वो इंदिरा हटाओ का नारा देती है। तो ये सारे उसके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, उस टॉपिक के सब टॉपिक्स हैं।
तो अगर मेरा सजेशन मानो तो आप सभी इसको प्लीज़ एक कॉपी में लिख सकते हो आप, ठीक है। और हो सके तो ये जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। संवैधानिक व्यवस्था का संकट, इसमें प्रतिबद्ध नौकरशाह, ये न्यायपालिका की खोज, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का गठन, नागरिक स्वतंत्रता संगठन ये है। फिर क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघर्ष किस तरीके से चलता है, जिसमें क्षेत्रीय दल का किस तरीके से उदय होता है, पंजाब संकट, 1984 के सिख विरोधी दंगे जो होते हैं जिसमें इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, कश्मीर की स्थिति उस समय की क्या होती है, पूर्वोत्तर की चुनौतियाँ प्रतिक्रियाएं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, नए सामाजिक आंदोलन का उदय किस तरीके से होता है, जिसमें किसान आंदोलन, महिला, पर्यावरण, ये सारे चीज़ें देखनी है। लोकतांत्रिक उभार, जिसमें गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से शामिल होती है, 1990 के दशक में ये पूरी तरीके से स्थापित हो जाती है। फिर जनता दल और भाजपा का उदय किस तरीके से होता है, क्षेत्रीय दलों और गठबंधनों की राजनीति में किस तरीके से उनकी भूमिका निभाई जाती है, ठीक है। फिर NDA की सरकारें किस तरीके से काम करती है। फिर 2004 के चुनाव में UPA सरकार, ये सारे हम लोगों को देखना है। फिर हालिया मुद्दे और चुनौतियाँ, यानी कि हम लोगों को ये भी देखना है कि वर्तमान समय में उसकी क्या मुद्दे चल रहे हैं और चुनौतियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। तो वैश्वीकरण की चुनौती और इसके विरुद्ध की प्रक्रियाएं, सभी को पता है वैश्वीकरण का चैप्टर बहुत इजी था, पढ़ा भी होगा आपने। नई आर्थिक नीति एवं उसका विरोध, उत्तर भारत राजनीति में अन्य पिछड़े वर्ग जो होते हैं OBC, इसके बारे में जानना है। चुनावी और गैर चुनावी क्षेत्र, दलित राजनीति, सांप्रदायिक की चुनौती, अयोध्या विवाद जो चल रहा है, और गुजरात दंगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट सेकंड बुक के ऊपर, जो हमारा CUET का सिलेबस होने वाला है क्या 100% यही है सिलेबस, ठीक है। सो इसमें देखेंगे हम लोग विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर किस तरीके से चलता है, विश्व राजनीति को किस तरीके से इफेक्ट करता है, कोल्ड वॉर, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 शक्ति गुटों का उदय हो गया। शीत युद्ध के क्षेत्र कौन कौन से रहते हैं, द्विध्रुवता की चुनौतियाँ क्या रहती है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की खोज, और भारत और शीत युद्ध। इस पूरे एक शीत युद्ध के दौर में भारत और शीत युद्ध का क्या संबंध रहता है, भारत और शीत युद्ध किस तरह से अपने को जो वो अलग रखता है शीत युद्ध से भारत, जिसमें गुट निरपेक्ष की नीति भारत की सबसे पहल और सबसे अच्छी नीति मानी जाती थी, ठीक है। नेम जिसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब देखो दूसरा जो टॉपिक है समकालीन विश्व राजनीति के अंदर, वो है दूसरी दुनिया का विघटन। इसमें दो ध्रुवीय का पतन हो जाता है, जिसमें एक ध्रुव विश्व में एक व्यवस्था रह जाती है, आपको सभी को पता होगा। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जो उनकी विचारधारा थी देशों की, अलग अलग देशों की, USSR की एंड USA की, वो बहुत ज़रूरी है। तो उनकी विचारधारा आपको पता होना चाहिए और अच्छे से उसको एक्सप्लेन, मतलब एक पूरा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए। हालांकि आप बोलोगे, डिमांड करोगे किसी भी चीज़ की, तो वो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर बता दूंगा। आई होप कि ये सारे सिलेबस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने 12th क्लास के अंदर अच्छे से इसकी पढ़ाई की है तो रूस, बाल्कन राज्य और मध्य एशिया, जो मिडल ईस्ट है, मिडल एशिया है, उसमें राज्य, फिर उत्तर साम्यवादी, पोस्ट कम्युनिस्ट, फिर व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक राजनीति व पूंजीवाद का किस तरीके से आरंभ होता है, पूंजीवाद किस तरीके से फैलता है 1990 के बाद, 1990 के बाद से, ठीक है। रूस व अन्य उत्तर साम्यवादी देशों के साथ जो है वो भारत के क्या संबंध रहते हैं, तो भारत के संबंध तो हर जगह ही आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो भारत के संबंध को अच्छे से पढ़ना भी है इसको, ठीक है। विश्व राजनीति में अमेरिका का किस तरीके से प्रभुत्व रहता है, एक पक्षीय जो विवाद रहता है, इसका विकास, फिर अफगानिस्तान, प्रथम खाड़ी युद्ध, 9/11 की जो घटना होती है वो, अर्थव्यवस्था और विचारधारा में अमेरिका का प्रभुत्व क्या रहता है, फिर उसके लिए चुनौतियाँ, फिर भारत और अमेरिका पर संबंध, ये सारी चीज़ें। फिर आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में हम लोग जानते हैं, माओ का युग चलता है। इसके बाद में आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का किस तरीके से उदय होता है, यूरोपियन संघ, आसियान का निर्माण और विस्तार, भारत के चीन के साथ बदलते संबंध, ये है। शीत युद्ध, युद्धोत्तर युग में दक्षिणी एशिया, यानी कि शीत युद्ध के बाद जो है वो दक्षिणी एशिया किस तरीके से उभरता है। तो पाकिस्तान व नेपाल लोकतंत्रीकरण, आपको सभी को पता होगा, 7 दक्षिण एशिया के सारे देश इसमें शामिल होते हैं। तो लोकतंत्रीकरण और इसके उलट फिर श्रीलंका में निर्जातीय संघर्ष, क्षेत्र पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव, दक्षिण एशिया, ये सारे इसके सब टॉपिक्स हैं। टॉपिक और सब टॉपिक में अंतर होता है, सब टॉपिक्स को आपको सभी को अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। और ये आपको इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको भी मैं बता देता हूँ, आपको सिलेबस कहाँ से दिख जाएगा इसका, ठीक है। तो एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन, और ये पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र में भारत की क्या स्थिति आती है, फिर अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं का उदय किस तरीके से होता है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, वैश्विक शासन के लिए लोकतंत्र के जवाबदेह कौन है, ये सारे क्वेश्चन हैं।
समकालीन विश्व में सुरक्षा संबंधी पारस्परिक चिंताएं और निशस्त्रीकरण की राजनीति, गैर पारंपरिक सुरक्षा, मानव सुरक्षा, ये हैं। फिर वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन वैश्वीकरण में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, पर्यावरण आंदोलन वैश्वीकरण, पर्यावरण मानदंडों का विकास, पारंपरिक और साझी संपत्ति संसाधनों पर संघर्ष, स्वदेशी लोगों का अधिकार और ये वैश्विक पर्यावरणीय बहस पर भारत के पक्ष। फिर वैश्वीकरण और इसके आलोचक जो हो गया, इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है अच्छे तरीके से। वैश्वीकरण के परिणामों की प्रकृति पर बहस, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन चलता है, वैश्वीकरण के क्षेत्र के रूप में भारत और इसके खिलाफ के संघर्ष क्या चलते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल जो एनालिसिस है वो इसमें ज़रूरी है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। सो ये आपका जो है वो पूरी तरीके से टॉपिक वाइज मैंने आपका सिलेबस जो है वो डिस्कस कर दिया है। सो आई होप कि आप सभी को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको सिलेबस कैसे देखना है मैं बता देता हूँ। आपको जाना है न्यू टैब में, यहाँ CUET समर्थ टाइप करना है एंड देन फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी आपकी, ठीक है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको एक सिलेबस का जो है वो आइकन दिखेगा। अभी वेबसाइट खुल रही है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये वेबसाइट खुलने में। यहाँ पर आपको सिलेबस का आइकन दिखेगा, इस पर जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी सिलेबस देखना है, लाइक अभी मैंने पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस किया है सिलेबस, तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है इंग्लिश मीडियम के में वो सारा खुल जाएगा। और यहाँ से खुलने के बाद जो है वो आप अपना सिलेबस अच्छे से इसको रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट मैं बात करूँ आपकी पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट बुक की, तो बेस्ट ये देखो, ये है आपका आप सभी का जो भी मैंने सिलेबस बताया है उसका पूरा वो हिंदी मीडियम का था और ये इंग्लिश मीडियम का है, ठीक है। तो दोनों स्टूडेंट जो है वो इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और इसको सारे जो सब टॉपिक्स इसको फिर दोबारा आप मेरा सजेशन रहेगा कि लिख लो, ठीक है। लिखने से जो है वो आपके ये सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में जो है वो कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे, तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा। और सिलेबस देखो, पढ़ने से जो अच्छा मतलब स्टार्टिंग जो अगर आपने नहीं किया, अगर आपने स्टार्टिंग नहीं किया अपने CUET की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ टाइम आपके पास अब अगर स्टार्ट करते हो तो बहुत कम है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि अभी से आपको लग जाना चाहिए, ठीक है। तो CUET की प्रिपरेशन के लिए जो है वो आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना, आज से हो सके तो स्टार्ट कर दो। हालांकि जितने दिन बोलोगे कि जब कल पे टालोगे वो कल पे टलता जाएगा, तो मेरा सजेशन रहेगा कि स्टार्ट कर दो। और अब देखो पॉलिटिकल साइंस की जो आपका जो बुक मैं बताऊं, तो उसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि NCERT की बुक जो है वो आप पढ़िए। NCERT में आपका सारा सिलेबस मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको एक्स्ट्रा ही इसकी प्रिपरेशन करनी है, एक्स्ट्रा आपको बुक चाहिए, मतलब मेरा सजेशन मानो तो अगर NCERT जो है वो बेस्ट रहेगी। NCERT की जो दोनों किताबें हैं वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि ये CUET का सिलेबस NTA द्वारा निर्धारित है और ये जो है वो 12th क्लास लेवल तक के जो हमारे NCERT हैं उसी पर ही आधारित रहेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको करना है तो आप जो है दृष्टि की जो बुक है उसको जो है वो प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर पूछ सकते हो। धन्यवाद।